नसीब की बात अब ना कर मेरे दोस्त, थक गया हूँ नसीब की डोर पकड़े पकड़े। कर्तव्य पथ पर चल निकल, बना कर्म को साथी, दिल वाली बना समय को, चीर लक्ष्य की छाती। नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आजाद एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, भारत के संविधान में आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है हमारी संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, अगर आपको भारत का संविधान समझना है, भारत के कानून को समझना है, तो हमारे देश की प्रस्तावना को समझिए। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? संविधान की प्रस्तावना। हेडिंग डालिए, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, अगर आप एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तब तो महत्वपूर्ण है ही। इस देश के नागरिक के नाते इस प्रस्तावना को समझना भी महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आप एक छात्र हैं, तो इसे आप दिमाग से पढ़िए। और अगर आप नागरिकता के नाते पढ़ रहे हैं तो इसे दिल दिमाग दोनों से भी पढ़ सकते हैं, है ना? क्योंकि अगर आप दिमाग से पढ़ेंगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगी, है ना? तो आप एग्जाम की दृष्टि से पढ़ेंगे तो दिमाग की बत्ती खोल कर पढ़िएगा, है ना, प्रस्तावना को। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो हमारी प्रस्तावना क्या कहती है? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे संविधान की जो नींव है वो इसी प्रस्तावना से पड़ी है। प्रस्तावना को संविधान की नींव कहा जाता है, संविधान की जननी कहा जाता है। ऐसा क्या कहा गया है हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में? तो हम पहले इसी बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या कहा गया है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकत्रित होकर इस संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित करते हैं। एक क्या है? हमारी प्रस्तावना है जो मैंने अभी पढ़ी। अगर हम इसे लिख के समझेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगी, समझना भी चाहिए। क्योंकि अगर जिस चीज़ को आप एक बार देख लेते हैं ना, उस चीज़ को कभी नहीं भूलते, उसकी इमेज सेट हो जाती है आपके दिमाग में, है ना? तो इसे हम एक बार लिख के देख लेते हैं क्या कहता है। एक उदाहरण के तौर पर समझिएगा कि अगर आप किसी को देखते हैं, है ना, अगर आपने कोई बोर्ड देखा, किसी बोर्ड को एक व्यक्ति बाँच रहा है, उसे उसमें आप लिखा देख रहे हैं, तो जो वो बाँचेगा आप वो तो भूल जाएंगे, लेकिन जो आपने उस बोर्ड में देखा है, जो इमेज आपके दिमाग में सेट हुई है, वो इमेज नहीं भूलेगी। तो आपको वो इमेज सेट करना है। तो देखिएगा, प्रस्तावना थोड़ी बड़ी है ना? सारे बोर्ड में कोशिश करेंगे कि सारे बोर्ड में बन जाए। बहुत सिंपल आसान भाषा में लिखेंगे और आराम से लिखेंगे ताकि वो इमेज में सेट हो, है ना, आपके दिमाग में सेट हो। देखिएगा क्या कहता है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व
संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, समाजवाद, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इन सब में, किन में, भारत के नागरिक, तथा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों में, इसके समस्त नागरिकों को, अब देखना कितने प्रकार की न्याय की बात कहेगी, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, है ना। 3 प्रकार के न्याय तथा प्रतिष्ठा, और अवसर की समता। क्या, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, क्या कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता की भावना को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, कैसे, इन सब में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता अखंडता की भावना को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, फिर लिखता है दृढ़ संकल्पित होकर, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक भी लिखता है 26 नवंबर 1949 का 26 नवंबर 1949। फिर लिखता है मृति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत है ना 2006 विक्रमी 2006 विक्रमी को एक तद होकर इस संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित करते हैं। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसे रिटन राइटिंग तो अच्छी नहीं है लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। मैंने इसमें क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़िए। हम भारत के लोग, देखना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, किसके? भारत देश के समस्त नागरिकों को, जितने देश में लोग निवास कर रहे हैं, नागरिक निवास कर रहे हैं, उन समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एग्जाम में ही से क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, कितने प्रकार की समानता की बात कही गई है? 2 प्रकार की समानता की बात कही गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को प्राप्त कराने के लिए इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता की भावना को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949, इस दिन तो तारीख हमारा संविधान लागू हुआ। ये तारीख तो हमें डेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने की और खास संभावना होती है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रमी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यानी 2006 मतलब हमारा कौन सा संमत चल रहा है? विक्रम संमत चल रहा है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। यानी 2006 में क्या कैसा? विक्रमी संमत, है ना। तो और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि हम भारत के लोग। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा? जैसे उनने कि हम भारत के लोग वाक्य लिख दिया। अब ऑप्शन में दिया कि इस वाक्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन में क्या रहेगा? उद्देशिका, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमें क्या लिखना है? प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत के प्रस्तावना में उल्लिखित किया गया है।
कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। तो ये तो हुई हमारी प्रस्तावना, है ना। अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं ना, तो अब पहले हम थोड़ी से साफ कर लें, इसके बारे में और डिटेल थोड़ी चर्चा कर लें, किसने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कहा है। एक राजनीतिक हुए अनरेस्ट बार्कर। कौन हुए? अनरेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। किसने? अनरेस्ट बार्कर ने क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। अनरेस्ट बार्कर, इन्होंने क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। किसने कहा? अनरेस्ट बार्कर ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की कुंजी कहा। एक और विद्वान भी भारत के संविधान के सदस्य भी रहे, N.A. पालकीवाला। क्या हुए? N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया। क्या बताया? संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र। अब एक बार हम वो चर्चा कर लेते कि आखिर इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है प्रस्तावना से। पहली बात तो पूरी प्रस्तावना, ये तो प्रस्तावना के बारे में जिन लोगों ने कहा, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो और देख लेते हैं कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। कौन से शब्द का उल्लेख? भारत। हमारी जो प्रस्तावना है दोस्तों, इसमें भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या हमारे देश की प्रस्तावना में कभी संशोधन किया गया? हाँ, हम उस संशोधन को देख लेते हैं। हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। वो हम उसे देख लेते हैं। कब क्या होगा कि जब इंदिरा गांधी भारत देश की प्रधानमंत्री बनी, तो इन्होंने संविधान में बहुत बड़ा बदलाव करना चाहा। उसी के तहत उन्होंने एक संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों, इस संविधान संशोधन में पहली बार भारत की प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। और 1942 में क्या कि धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह है पंथ निरपेक्ष। क्या शब्द लिख दिया? पंथ निरपेक्ष शब्द लिख दिया। कब? 1976 में 42 में संविधान संशोधन था। और ये 2 शब्द और जुड़ गए, राष्ट्र की एकता, अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द कब जुड़ गए? 1976 में जुड़ गए। 42 में संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था।
इसे भारत का क्या कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान। पूरी संविधान की रूपरेखा ही पलट दी गई थी। हाँ, फिर इसके है ना विपक्ष पक्ष में एक और संविधान संशोधन भी लाया गया है, जो 44वां संविधान संशोधन लाया, उसे काफ़ी हद तक इस संविधान को सुधारा है। क्योंकि जो 42वां संविधान इमरजेंसी के बाद लाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, तो जितनी तानाशाह प्रवृत्ति की वो थी कानून व्यवस्था थी, वो इस 42वें संविधान संशोधन तहत सब कुछ लागू कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट को भी अपने हाथ में ले लिया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में इस संविधान संशोधन के तहत। तो एक बार और देख लेते हैं कि संविधान, इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है। कि पहली बात तो यहाँ से वही पूछेगा कि इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कही गई है। तो हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रता देखी। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना। हमने 3 प्रकार के न्याय देखे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और हमने 2 प्रकार की समानता देखी, प्रतिष्ठा और अवसर। क्या? प्रतिष्ठा और अवसर। दूसरा है हम भारत के लोग। क्या? हम भारत के लोग का शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। इन सब चीज़ों को यहाँ से क्वेश्चन प्रस्तावना में बनते हैं। अगर हम थोड़ी इन्हें एक एक करके सोचें कि अगर हम भारत के लोग, है ना, इसका मतलब क्या है? जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात कही गई है, इसका मतलब क्या है? समाजवाद क्या है? हम 1-2 इन्हीं को देख लेते हैं। अगर जो हमारी प्रस्तावना में हम भारत के लोग कहा गया है, क्या कहा गया? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इस वाक्य का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? दोस्तों, इसका मतलब है कि हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता को इस भारत के कानून की स्वीकृति प्राप्त है। अर्थात भारत की जनता के द्वारा ही भारत के कानून को बनाया गया, और वह जनता ही सर्वोच्च है। अर्थात जनता चाहे तो अपनी सरकार को गिरा सकती है, सरकार को बना सकती है। तो हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता सर्वोच्च है। क्या है? सर्वोच्च है। और दूसरा शब्द का प्रयोग किया गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों, इसका अर्थ स्पष्ट तौर पे यह है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? संप्रभु। इसका अर्थ होता है संप्रभु का कि भारत पर कोई भी उपनिवेश नहीं है, भारत पर किसी का अधिकार नहीं है, भारत अपने आप में स्वतंत्र है। वो यहाँ के कानून व्यवस्था को बनाने और लागू करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात किसी का उपनिवेश नहीं है। क्या है? उपनिवेश। उपनिवेश नहीं है किसका? किसी के। जैसे 1947 के बाद भारत में ब्रिटिश का क्या था? उपनिवेश था। 1947 के बाद भारत क्या हो गया था? संप्रभु हो गया था। यह अपने देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने के लिए और उन पर कानून लागू करने के लिए स्वतंत्र है। इसकी शक्ति किसे है? भारत की सरकार को है। अर्थात भारत संप्रभु है। एक और शब्द समाजवाद। समाजवाद या समाजवादी। दोस्तों, समाजवादी शब्द की बात करें तो हमारे देश की प्रस्तावना में यानी मूल संविधान में समाजवादी शब्द को नहीं जोड़ा गया था। 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया।
है ना। अगर हम इसके अर्थ की बात करें, अगर कैसा समाजवाद, दोस्तों सुनिएगा, जो प्राकृतिक में साधन है, संसाधन है, उत्पाद एवं उपभोग, उपभोक्ता एवं उत्पादन के सभी साधनों एवं संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार ही समाजवाद कहलाता है। कौन सा, देखिए, उपभोक्ता, एवं उत्पादन के सभी साधन और संसाधन, सभी साधनों और संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार ही समाजवाद कहलाता है। और इसका अनुसरण करने वाली व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। एक तौर पर और देखिए, जैसे कोई जलाशय है, कोई नदी है, इसके पानी पर समाज के सभी वर्गों का अधिकार समान रूप से होना चाहिए। वो क्या कहता है, प्राकृतिक प्रदत्त उपभोग एवं उत्पादन के सभी साधनों एवं संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार समाजवाद कहलाता है। और इसका अनुसरण करने वाली व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। कोई सार्वजनिक स्थान है, उस पर सभी लोगों को जाने का अधिकार, सरकार ने कोई कानून नियम बनाया तो उस कानून नियम का समाज के प्रत्येक वर्ग पर समान रूप से लागू होना समाजवाद कहलाता है। समाज के सभी लोगों को मुख्य धारा में लाना ही समाजवाद कहलाता है। भारत की बात करें कि भारत में कैसा समाजवाद है, दोस्तों भारत में लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। लोकतंत्रात्मक समाजवाद, इसका अर्थ क्या है लोकतंत्रात्मक समाजवाद का? सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित किया और उसने जो कहा वो मैं आपको सुना रहा हूँ। उसने कहा कि गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अवसर की जो असमानता है, इसे समाप्त करना ही लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। क्या कहा इसने? बीमारी, गरीबी, गरीबी, भुखमरी और बीमारी, गरीबी, है ना, भुखमरी और अवसर, इनकी असमानता को दूर करना ही लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। बीमारी, यहाँ बीमार नहीं होना चाहिए, यहाँ भूखमरी नहीं होनी चाहिए, लोग भूखे नहीं मरना चाहिए। अवसर की असमानता को दूर करने के लिए जो गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, बेरोजगार हैं, इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना ही समाजवाद है। ये किसने कहा? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये तो हुई हमारी प्रस्तावना की जो कुछ शब्दावलियाँ हैं वो रह गई हैं, इन्हें हम आगे देख लेंगे।